हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज इस क्लास में हम समझने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशंस का टॉपिक आपके क्लास 11th की फिजिक्स का यूनिट 2 जो है उसके अंदर है। ठीक है, तो वहाँ पर हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं, यूनिट एंड डायमेंशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो कि आप वहाँ से खुद भी पढ़ सकते हो। हम यहाँ पर बेसिकली बात करने वाले हैं डायमेंशंस के ऊपर। ठीक है, डायमेंशंस को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत मेजरमेंट और यूनिट क्या है उसको समझना इंपॉर्टेंट है, जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डायमेंशंस के टॉपिक पर क्या करेंगे, सीधा पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेजरमेंट क्या है और मेजरमेंट की ज़रूरत क्या है। देखो, फिजिक्स एक तरह का एक्सपेरिमेंटल साइंस है। क्या है? एक्सपेरिमेंटल साइंस है। और हम बहुत ही, जब भी कोई फिजिक्स का लॉ बनता है तो उससे पहले बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस होती है जो कि हम करते हैं। देन फाइनली जब हमारी जो थ्योरी बनती है, थ्योरी और एक्सपेरिमेंट्स अगर मैच होते हैं, देन हम कहते हैं कि हाँ, हम इसको लॉ मान सकते हैं, जो कि बाद में चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, जो कि बाद में चेंज भी किया जा सकता है। आज जो चीज़ सच है, हो सकता है कल फ्यूचर में वो सच ना रहे। ठीक है, बट जितना बेस्ट होता है उतना हम देखते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि ऑब्जर्वेशंस हमें करनी पड़ती है। ऑब्जर्वेशंस का क्या मतलब है? कोई भी फिनोमेना हुआ आपके अराउंड, ठीक है, तो आप उसको क्वालिटेटिवली अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कुछ आपने उस फिनोमेना को न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड कर दी। ठीक है, सपोज करिए कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉल हमने किसी सर्टेन हाइट से क्या करी है, ड्रॉप करी है। ठीक है, और ये ग्राउंड है। अब यहाँ से यहाँ तक आने में इस बॉल को कुछ टाइम लगा होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि इस बॉल की एवरेज वेलोसिटी क्या थी, ठीक है, या इस बॉल की एवरेज वेलोसिटी क्या थी, क्योंकि बॉल गिरने के बाद ही सब कुछ पता चलेगा, है ना। तो इस बॉल की एवरेज वेलोसिटी क्या थी, तो आप क्या बताओगे, कैसे बताओगे? अब आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, कि भाई कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और उस डिस्प्लेसमेंट में टाइम कितना लगा। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे पता लगाओ कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये शॉर्टेड डिस्टेंस है, तो यही इसकी डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये जो बॉल हमने ड्रॉप करी वो एक स्ट्रेट लाइन में आई। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में उसने अपना जो पाथ है वो ट्रेवल किया। अब यहाँ पर आपको दो मेजरमेंट्स की ज़रूरत है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यानी उससे पता चलेगा कि बॉल की हाइट क्या थी। अब प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि हम इस डिस्टेंस को मेजर करें तो करें कैसे। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक मतलब एक स्टैंडर्ड चूज़ कर लिया। अब ध्यान रखेंगे, जब भी आप लेंथ मेजर कर रहे हो तो आप कोई एक स्टैंडर्ड चूज़ करते हो तो वो भी सेम नेचर का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लेंथ को मेजर करने के लिए कोई मास ले लो या टेम्परेचर ले लो, ऐसा नहीं कर सकते। तो आप जो भी स्टैंडर्ड ले रहे हो वो भी सेम नेचर का होना चाहिए। तो इसकी मेजरमेंट के लिए सपोज करो हमने एक मीटर स्टिक ले ली। ठीक है, एक मीटर स्टिक ले ली। मीटर स्टिक का मतलब क्या है कि एक स्टिक होती है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। अब उसकी हेल्प से आपने ये पता लगाया कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर। ठीक है, क्या है? 3 मीटर। और इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। अब उसकी मेजरमेंट कैसे करोगे? उसकी मेजरमेंट करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे? वॉच का यूज़ करोगे। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 3 सेकेंड का टाइम लगा। ठीक है, अभी हम थ्योरीज में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो एक्चुअल थ्योरी है इससे रिलेटेड उससे ये ऑब्जर्वेशंस या एग्जाम्पल ये मैच करता हो, बट जस्ट अभी एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए दिया जा रहा है तो उसको समझना। ठीक है, 3 मीटर डिस्टेंस जो है इस बॉल ने ट्रेवल करी है 3 सेकंड में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ सेम है। देन आप कहेंगे कि वेलोसिटी इज 3 मीटर डिवाइडेड बाय 3 सेकंड इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। तो क्या किया आपने? एक ऑब्जर्वेशन किया और आपने रिजल्ट दिया। अब उस ऑब्जर्वेशन में आपने ये देखा कि आपको मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। अब मेजरमेंट की ज़रूरत का मतलब क्या पड़ा कि आपने एक स्टैंडर्ड चूज़ कर लिया। जैसे कि हमने मीटर स्टिक लिया, उसको एक स्टैंडर्ड चूज़ किया और आपने उससे कंपेयर किया कि यहाँ से यहाँ तक कितनी मीटर स्टिक्स आ सकती हैं। ठीक है,
तो आपने पाया कि यहाँ से यहाँ तक तो 3 मीटर स्टिक आ रही है, तो इसका मतलब कि 3 मीटर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1 मीटर, कि हम कहेंगे कि दिस स्टैंडर्ड इज कंटेंट थ्राइस इन दिस फिजिकल क्वांटिटी, या इस लेंथ में 3 टाइम्स ये कंटेंड है। ठीक है, तो इस तरह के जब हम स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं तो उन्हीं स्टैंडर्ड्स को हम कहते हैं यूनिट। तो ऐसा ही यूनिट की जब हम बात करते हैं, जो आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है, उसमें लेंथ को मेज़र करने के लिए हमेशा मीटर को हम अपनी यूनिट लेते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि यूनिट क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड। यूनिट इज़ अ स्टैंडर्ड। ठीक है, यूनिट क्या है? एक तरह का स्टैंडर्ड है जो कि हम चूज़ करते हैं, कि जिससे हम कंपैरिजन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि मेजरमेंट की नीड क्या होती है। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज अ टाइप ऑफ कंपैरिजन, एक तरह का कंपैरिजन है। और उस कंपैरिजन वाली बात से हमें ये भी पता चला कि यूनिट क्या है, क्योंकि मेजरमेंट के लिए हमें कुछ तो चाहिए। हाँ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड चूज करें, तो सेम टाइप का जो स्टैंडर्ड आपका जो सेम टाइप का नेचर होना चाहिए जो भी आपने स्टैंडर्ड चूज किया है। ठीक है, अगर आप टाइम को मेजर करना चाहते हैं तो आप टाइम को एक स्टैंडर्ड जो एक स्टैंडर्ड चूज करेंगे जिसका नेचर टाइम ही हो। ठीक है, जैसे सेकंड, हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम इंटरवल जो लगा, हमने देखा कि ये क्या हो रहा है, 3 टाइम्स ऑफ 1 सेकेंड की जो आपकी वॉच है, उसकी वॉच की जो सेकंड वाली जो टिक 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 करती है ना, वो 1 2 3 बार उसने जब टिक किया तब बॉल पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ गई, तब कहा कि आपने 3 सेकंड हुए हैं। ठीक है, तो वो 1 सेकंड आपने क्या लिया, एक स्टैंडर्ड ले लिया कि हम स्टैंडर्ड लेते हैं, इसे हम इसे स्टैंडर्ड मानते हैं। तो यहाँ पर टाइम के लिए क्या हो गई यूनिट, टाइम मेजरमेंट के लिए यूनिट क्या हो गई हमारे पास, सेकंड। तो ये तो होती है यूनिट। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है यूनिट। क्या है? एन आर्बिट्ररी चूजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। क्या है? एक आर्बिट्ररली चूजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी which is accepted internationally is called unit of the quantity। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम अगर स्टैंडर्ड चूज करते हैं जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है, और सेम नेचर का है, जो भी हम जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर करना चाह रहे हैं उसी के नेचर का है, ठीक है, देन हम क्या कहेंगे कि वो एक यूनिट है। तो यहाँ पर 1 मीटर क्या हो गई, यूनिट हो गई, यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, लेंथ को हम मीटर्स में मेजर करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज समझने से पहले एक वर्ड समझ लीजिए, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि आपने ये फिनोमिना ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो इस फिनोमिना को आप क्वांटिटिवली रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी आप इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हो। यहाँ पर जो लेंथ है, यहाँ पर जो टाइम है, ये जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, इसको आप एक नंबर दे सकते हो। तो जैसे इस तरह की जो क्वांटिटीज़ होती हैं नेचर में, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं, सिंपली जिनको हम मेजर कर सकें, इतना आपको याद रखना है। तो उन्हीं क्वांटिटीज़ में से कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि फंडामेंटल होती हैं। जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर सकते हो। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में कितना टाइम लगा वो मेजर कर सकते हो। और भी बहुत सारे तरह की मेजरमेंट्स टाइम के लिए, ज़रूरी नहीं कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ही बात करें हमेशा, बट यहाँ पर अभी हम एक स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में, तो अभी के लिए यही मान के चलेंगे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में आपको टाइम आपने मेजर किया। ठीक है, तो अभी मैंने आपको 3 क्वांटिटीज़ बताई, इसको हम क्या कहते हैं, 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। मास, ये जिसको हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ भी हम मेजर कर सकते हैं, टाइम भी हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्वांटिटीज़ हैं, इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप मास की मेजरमेंट लेने जाओगे तो उस टाइम पे आपको लेंथ और टाइम से कोई भी लेना देना नहीं है। मास मेजर करने के लिए लेंथ और टाइम का कोई भी रोल नहीं है। उसी तरह से लेंथ को जब आप मेजर करोगे तो उस पॉइंट पर मास और टाइम का कोई रोल नहीं है।
उसी तरह से टाइम मेजर करने के लिए लेंथ और मास का कोई भी रोल नहीं है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि दीज क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट। ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मेजर भी किया जा सकता है। तो मेजरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? एक स्टैंडर्ड यानी यूनिट चाहिए। तो जब हम ऐसा यूनिट, जो देखो हमारे पास मेजरमेंट्स के कई सारे सिस्टम हैं, ठीक है, यानी या आप ऐसा कह सकते हो कि जो आपके यूनिट्स के जो सिस्टम हैं वो कई तरह के हैं। उनमें से एक है आपका SI, ठीक है, या अगर इस केस की बात करें तो MKS सिस्टम, जिसमें यूनिट्स हम क्या लेते हैं? मास को मेजर करने के लिए यूनिट हम लेते हैं मीटर, ठीक है। लेंथ को सॉरी 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 मास को मेजर करने के लिए यूनिट हम लेते हैं किलोग्राम, ठीक है। लेंथ को मेजर करने के लिए हम लेते हैं मीटर, अपनी फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। और टाइम को मेजर करने के लिए हम लेते हैं सेकंड। ये हमने क्या किया है? चूज किया है। ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं इन क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए। तो ये तो हो गई फिजिकल क्वांटिटीज़, और इन तीनों को यानी केजी, मीटर, सेकंड, इनको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर है? अब इसके बाद मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो मैकेनिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आती हैं उनको हम इनके प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं, या आप ऐसा कहो कि इनके टर्म्स में हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर एक एग्जांपल लिया जाए यहाँ पर, और एग्जांपल लेने के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो स्पेस लेते हैं सबसे पहले। देखिए, हाँ, सपोज करिए कि वेलोसिटी है। मैकेनिक्स में हम वेलोसिटी पढ़ते हैं, ठीक है। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किस तरह की क्वांटिटी है? इसका नेचर क्या है? लेंथ का तो हम यहाँ पर अभी L लिखते हैं। टाइम का नेचर क्या है? T, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, LT की पावर -1, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर? आप देख रहे हो, हम इन दोनों की हेल्प से, L और T की हेल्प से, हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह की जो क्वांटिटीज़ होती हैं इनको हम कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़। क्या कहते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होगी, इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड, क्योंकि लेंथ को हमने मेजर किया है मीटर में और टाइम को हमने मेजर किया है सेकंड में, ठीक है। अब ये क्या रिलेशन है? ये सब हम जब डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, डायमेंशंस का एनालिसिस करेंगे, उस टाइम समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और ये क्या है? इस तरह की जो यूनिट्स आती हैं, इन तरह की यूनिट्स को हम कहते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। क्या कहते हैं? डेराइव्ड यूनिट्स। अब आप यहाँ पर जो भी पढ़ रहे हो, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे लिख लो, लेकिन ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो, अब हम क्या करने वाले हैं? वेलोसिटी, मैंने आपको बताया वेलोसिटी क्या है? क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटी है। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम यहाँ पर। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल, और इस वेलोसिटी में जो ट्रांजिशन आया, जो चेंज आया, ठीक है, उसमें कितना टाइम लगता है वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब वेलोसिटी का नेचर क्या है? यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसका नेचर कुछ इस तरह से, LT की पावर -1 डिवाइडेड बाय T, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? LT -2, जब आप सॉल्व करोगे इसको आगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें यूनिट पता चल रही है कि जो जो मीटर है उसकी पावर 1 है और सेकंड की पावर -2 है। तो ये एक्सेलरेशन इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, और ये क्या है? आपकी डेराइव्ड यूनिट है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, जैसे वेलोसिटी
डिराइव्ड क्वांटिटी, एक्सेलरेशन डिराइव्ड क्वांटिटी, फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी, मोमेंटम डिराइव्ड क्वांटिटी, वर्क डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो ये सब तो आ गए आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज आपको पता चल गए, इनकी यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है और फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है वो भी पता चल गया। अभी इसको हम आगे और अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। देखिए, फिजिक्स 1-2 दिन, 10 दिन, कुछ साल की बात नहीं है और किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं है। ठीक है, फिजिक्स की डेवलपमेंट बहुत ही लंबे समय से चलती आ रही। ठीक है, और फिजिक्स की डेवलपमेंट का मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंट्स बहुत लंबे समय से चलते आ रहे हैं और इस धरती पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके वहाँ के अलग अलग लोगों ने, अलग अलग साइंटिस्ट्स ने क्या किया है, इसको डेवलप किया है। तो हर एक जगह, हर एक कंट्री का एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि हर एक कंट्री, और या आप एक रीजन बोल लो, वहाँ पर जो मेज़रमेंट की जो यूनिट्स थी वो क्या थी, पर्टिकुलरली उस एरिया के लिए क्या थी, फिक्स थी। मतलब इस एरिया में कोई सर्टेन काइंड ऑफ यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं, दूसरे जगह पर कुछ और यूज़ किया जा रहा है। जैसे जैसे एग्जांपल के लिए यूरोप, ब्रिटेन की बात करें अगर, तो ब्रिटेन में अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड वहाँ पर लिया गया या यूनिट ली गई, 1 फुट। ठीक है, 1 फुट से हम वहाँ पर वो कंपेयर करते थे। ठीक है, अगर आपको मास चेक करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उसको कंपेयर करने के लिए जो स्टैंडर्ड लिया उन्होंने वो लिया पाउंड, और टाइम के लिए सेकंड लिया। ठीक है, तो ये एक तरह का सिस्टम हुआ। तो ध्यान देंगे, फुट यानी लेंथ को मेज़र करने के लिए, अब यहाँ पर लेंथ एल आप समझ लेना, कि जबकि फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए ब्रिटेन में फुट का यूज़ किया जाता था। फुट को हमने स्टैंडर्ड लिया, यानी फुट यूनिट थी मेजरमेंट फॉर लेंथ। ठीक है, अब मास के लिए यूज़ किया गया पाउंड का। ठीक है, और टाइम के लिए यूज़ किया गया सेकंड का। अब जो पाउंड है वो अभी भी यूज़ होता है। आप किसी भी बेकरी शॉप पे जाओ, आप केक का ऑर्डर दो, आपसे पूछेंगे कि कितने पाउंड का केक चाहिए आपको। ठीक है, वो सिस्टम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, कहते हैं कि अंग्रेज बहुत चीज़ें छोड़ गए, बिल्कुल सही बात है, ये भी छोड़ गए। ठीक है, तो क्या होता है कि यूरोप का जितना भी एरिया था वहाँ पर पाउंड्स में बात होती थी। अब बेकरी का जहाँ तक मुझे आइडिया है, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, यूरोप से हुआ। ठीक है, तो अभी भी इस बेकरी सिस्टम में पाउंड का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, और उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो बिजनेस का भी फ़ायदा है, क्या है कि अगर आप 1 केजी बोलेंगे तो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं और 2 पाउंड में 900 ग्राम्स होते हैं, तो 100 ग्राम का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो इसलिए शायद हो सकता है कि इंडिया में अभी तक इसको चेंज नहीं किया गया। फिर बात करते हैं दूसरे सिस्टम की, जहाँ पर, जिसको हम गाउसियन सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा सिस्टम, उसमें लेंथ को मेज़र करने के लिए जो यूनिट ली गई वो सेंटीमीटर ली गई, मास को मेज़र करने के लिए जो यूनिट ली गई वो ग्राम ली गई, और टाइम को मेज़र करने के लिए जो यूनिट ली गई वो सेकंड ली गई। उसी तरह से MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर में मेज़र किया गया, MKS, हाँ, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। इन तीनों में कॉमन क्या है, सेकंड। टाइम की जो यूनिट है इन तीनों सिस्टम में वो क्या है, सेकंड है। अब समझ लेना, मैंने जैसे ही कहा कि इसकी यूनिट क्या है, इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या है, मेन फंडामेंटल, जैसे लेंथ की यूनिट क्या है, तो अब समझ जाना कि यूनिट का मतलब कि कोई ऐसा स्टैंडर्ड जो हमने चूज़ किया है लेंथ को मेज़र करने के लिए, किसी भी टाइप की लेंथ हो उसको मेज़र करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज़ किया गया वो क्या है, हमारी यूनिट है। ठीक है, नाउ अब मैं डेफिनेशन बार बार नहीं बोलने वाला, आपको समझ जाना चाहिए और आपको अपने माइंड में अच्छे से ये बात बिठानी चाहिए। ठीक है, तो ये तो टाइप हो गया। अब देखो, अब क्या हुआ कि जो फुट, पाउंड और सेकंड का सिस्टम था, ठीक है, इसने धीरे धीरे अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड था, और वो भी आगे हम देखेंगे कि क्या क्या खासियत थी और क्या क्या कमियां थी। ठीक है, तो FPS सिस्टम जो है,
FPS सिस्टम जो है इसने धीरे धीरे अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर दी ड्यू टू इट्स कॉम्प्लिकेशंस, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ सिस्टम था, ठीक है। दूसरा सिस्टम आता है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में सबसे बड़ी कमी ये आई कि जब भी आप किसी डेराइव्ड यूनिट मतलब कोई भी डेराइव्ड यूनिट आप लिखो, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी की आपने अगर यूनिट लिखी या एक्सेलरेशन की आपने यूनिट लिखी तो वो बहुत ही छोटी यूनिट होती थी, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं जिसको हम आगे प्रूफ करने वाले हैं, बट अभी जस्ट आप अपने मतलब आपको एक आइडिया लग जाए कि ये क्या बात हो रही है यहाँ पर। जैसे फोर्स है, फोर्स हम कैसे लिखते हैं, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसकी जो यूनिट आएगी, ये क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या आने वाली है, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, ठीक है। सबसे पहले हम एसआई मैंने आपको भी पढ़ाया नहीं है, एमकेएस सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। एमकेएस सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर इसकी यूनिट क्या आएगी, तो मास यानी केजी, एक्सेलरेशन लेंथ है और यहाँ पर टाइम की पावर -2 यानी m सेकंड की पावर -2। ये हो गई फोर्स की यूनिट जिसको हम लिखते हैं 1 न्यूटन। इसको हम क्या लिखते हैं, 1 न्यूटन। वही बात करते हैं हम सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में अगेन केजी की जगह पर ग्राम आएगा, मीटर के जगह पर सेंटीमीटर आएगा, सेकंड के जगह पर तो सेकंड ही है, ठीक है। इसको हम कहते हैं 1 डाइन, ठीक है। क्या है ये, 1 डाइन है, ठीक। और इन दोनों का रिलेशन पता क्या है, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, ठीक है। सोचने वाली बात है। अगर हम अपने स्टार्टिंग में जो हमने आपको बताया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2, तो यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो डायने जो है बहुत ही स्मॉलर यूनिट है, बहुत ही छोटी यूनिट है इन कंपैरिजन टू न्यूटन, ठीक है। तो इससे ये प्रॉब्लम आने लगी कि बहुत ही छोटी यूनिट्स आ रही थी, जो भी डिराइव्ड यूनिट्स आई, इसलिए सीजीएस सिस्टम को भी पीछे कर दिया गया कि चलो हम ये यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छा बैलेंस मिला हमें एमकेएस सिस्टम में, ठीक है। और इसी एमकेएस सिस्टम को एक्सटेंड किया गया, इसके अंदर 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ और 2 एक्स्ट्रा क्वांटिटीज़ इसके अंदर ऐड करी गई, ठीक है। और इस सारे सिस्टम से मिलके क्या बना, हमारा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम एसआई सिस्टम भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो अब हम कुछ कन्वर्जन्स देख लेते हैं। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स थे, कुछ और पॉइंट्स हैं। सीजीएस और एमकेएस सिस्टम में कन्वर्जन बहुत ही आसान होता है। क्या होता है, कन्वर्जन बहुत ही आसान होता है, जो कि हम करने वाले हैं। डायमेंशनल जो इक्वेशंस उसकी एप्लीकेशंस में जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो हमें क्या करना होता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम किस तरह से यूनिट्स चेंज करें, मतलब यूनिट्स हमें चेंज करनी है, ठीक है। और इसी तरह के रिलेशन आते हैं, ये भी हम करके देखेंगे कि अगर आपका एमकेएस सिस्टम जो है उसके अंदर 1 न्यूटन है तो सीजीएस में 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल होगा, डायने के इक्वल होगा, ठीक है। ये सब हम वहाँ पर समझेंगे, करके भी देखेंगे, ठीक है। कन्वर्जन आसान है। दूसरा, ये दोनों मैट्रिक सिस्टम है। मैट्रिक सिस्टम का मतलब क्या होता है वो आगे अभी आप समझेंगे, ठीक है। तो उससे पहले कुछ कन्वर्जन्स देख लेते हैं। सपोज करो आपसे बोला जाए कि 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिखा 10, अब किलोमीटर लिखा है, ठीक है। अब पता है आपको कि के की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर 3। हम कहते हैं ना 1 के, 2 के, 3 के, यानी 1000, 2000, 3000, ठीक है। तो यहाँ पर के और m लगा हुआ है, यहाँ पर मीटर है, तो हम क्या लिखेंगे, के की जगह पर हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मीटर पर आर। अब 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, ठीक है। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, कैसे निकालोगे, पहले 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पर आपने सेकंड लिख दिया। अब आपके पास क्या आ गया, 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू मीटर पर सेकंड। तो चेंज कर दिया, इसको आगे सॉल्व करके आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से हम कन्वर्जन किया हमने। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर लिखा 100 जूल पर सेकेंड टू जूल पर मिनट में चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे? अब 100 जूल में तो कोई चेंज नहीं है। आपको पता है कि हमें ये पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो एक सेकंड में कितने मिनट होंगे? 1/60 मिनट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड की जगह पर हम लिखते हैं 1/60 मिनट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 100 इंटू 60 इंटू जूल पर मीटर, जूल पर मिनट, सॉरी, जूल पर मिनट। इसको सॉल्व कर लिया, ये आ जाएगा 6000 जूल पर मिनट। ठीक है, तो कुछ कुछ कन्वर्जन से, जैसे आपके पास कन्वर्जन्स आ जाए कि आपको CGS सिस्टम से MKS में चेंज करना है, तो आपको इनके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। क्या रिलेशन है इनके अंदर? आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 सेकंड में 1 सेकंड ही होता है। ठीक है, तो ये सब रिलेशन आपको पता होने चाहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अभी वैसे आप घबराने वाले हो, आगे चल के घबराने वाले हो, क्योंकि जैसे ही आप 10th से 11th में आए हैं, ठीक है, तो आपको फिज़िक्स का पी भी पता नहीं होगा। ठीक है, 10th तक जो पढ़ा, बट अभी जैसे डायमेंशनल एनालिसिस में ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज आपके सामने आएंगे, बोलोगे कि हमने तो इसे कभी पढ़ा ही नहीं है। बट यही ब्यूटी है जो हमारे फिज़िक्स के लॉज हैं उनकी। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे अच्छा लॉ है उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसके बेसिस पर आप उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं जानते, जस्ट आपको उनके डायमेंशंस के बारे में पता है, तो आप पूरे के पूरे फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो, जो कितने कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगे आपको, कि जब आप एक्चुअल डेरिवेशन देखोगे उसका, तो आप सोचोगे कि यार हमने वहाँ से तो बहुत आसानी से निकाल लिया इसे, अब यहाँ पर दिक्कत हो रही है जब आप एक्चुअल टॉपिक पे पहुँचेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र रखना, और ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पर हमें जस्ट डायमेंशंस के टॉपिक को समझना है। ठीक है, ना कि अभी हमें फॉर्मूला समझना है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम SI कहते हैं, उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, उनकी यूनिट क्या है, और कौन कौन से सिंबल यूज़ किए जाते हैं। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है, मैंने आपको बताया था कि MKS सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम, इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में 4 और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐड करी गई, और साथ ही साथ 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ भी ऐड करी गई, और उससे मिलके बना SI यूनिट। एक सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ द सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स प्लस डेराइव्ड यूनिट्स। जितनी भी यूनिट्स आती हैं, डेराइव्ड हो चाहे फंडामेंटल, उन सबका सेट एक सिस्टम बनाता है, किसका? यूनिट्स का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया हमारे पास? मास की यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी। लेंथ के लिए मीटर यूज़ करेंगे, सिंबल m। टाइम के लिए सेकंड यूज़ करेंगे, सिंबल s। टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज़ करेंगे, इसको हम K लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो कैपिटल में जो वर्ड्स लिखे हैं, ये एक्चुअली जो साइंटिस्ट थे उनके नाम है। ठीक है, जैसे केल्विन नाम था, तो उनका जो सरनेम था वो केल्विन था। ठीक है, तो उसके लिए K यूज़ किया गया। एम्पियर, ये भी एक पर्सन का नाम है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल A यूज़ किया गया। अब आ जाता है कैंडेला, यहाँ पर CD। हाँ, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर यूनिट यूज़ करते हैं, यानी अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है तो आप क्या स्टैंडर्ड आपने चूज़ किया है? 1 एम्पियर। ठीक है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी लाइट दे रहा है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, ये पता करने के लिए हमने क्या यूनिट ली? कैंडेला। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट ऑफ इसकी जो सिंबल है वो लिखते हैं CD। क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसके लिए हमने यूनिट ली मोल। ठीक है, जिसका सिंबल है MOL। अब इनके अलावा जो SI यूनिट हमने MKS सिस्टम में 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐड करी हैं। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, फिर उसके बाद 2 हमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ दी गई। सबसे पहला प्लेन एंगल, और दूसरा
दूसरा जो सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल के लिए यूनिट ली रेडियन, सिंबल है RAD, ठीक है। सॉलिड एंगल के लिए यूनिट ली हमने स्टेरेडियन, जिसका सिंबल है SR। अब प्लेन एंगल क्या है? प्लेन एंगल इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस R, ठीक है। एक रेडियस R का सर्कल है, उसकी आर्क ने पॉइंट P पर क्या एंगल बनाया, क्या एंगल लिया, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्लेन एंगल। ये थीटा हमें प्लेन एंगल रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है? L/R, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। वहीं पर अगर हम बात करें सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल क्या होता है? अब ये तो आपका प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल क्या होगा? सॉलिड एंगल आप कह सकते हो एक काइंड ऑफ 3 डायमेंशनल एंगल है। जैसे आपने सॉफ्टी खाई होगी, ठीक है, सॉफ्टी में आपको एक कोन दिया जाता है, तो जैसे कोशिश करते हैं बनाने की, जैसे सॉफ्टी का टॉप है और ये पूरा कोन बन गया, ठीक है। तो ये आपके पास एक एरिया आता है, तो ये एरिया एक पॉइंट पर एक एंगल, एक तरह का एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल सबटेंड करता है, उसी को हम कहते हैं सॉलिड एंगल, और उसको हम यूजुअली इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन एक्चुअली इसकी ये है कि एंगल सबटेंडेड बाय area of surface of a sphere at the center of sphere, ठीक है। ये सेंटर हो मान लेते हैं, और इसको हम स्फेयर का कुछ एरिया मान लेते हैं। इस एरिया ने जो यहाँ पर एंगल सबटेंड किया है, इसी को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉफ्टी को देखोगे बड़े आसानी से याद आ जाएगा आपको, ठीक है। अगर कुछ इसका पिक्चर ड्रॉ करना चाहे ना, तो कुछ इस तरह का इसका पिक्चर बनेगा, ठीक है। ये क्या है? ये हमने कोई भी एरिया ले लिया, और यहाँ पर ये एंगल आपका सॉलिड एंगल कहलाएगा। ये किसके इक्वल होता है? सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया, जो भी एरिया हमने ये लिया है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, एरिया बाय R स्क्वायर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि पूरा का पूरा सरफेस ले लेते हैं, स्फेयर का अगर सरफेस है, तो पूरा सरफेस कितना एंगल, उसका जो सॉलिड एंगल है वो क्या होगा एट द सेंटर? तो वो होता है 4 पाई, क्योंकि सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया क्या होता है स्फेयर का? 4 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, आपके पास क्या बचा? 4 पाई। तो सॉलिड एंगल 4 पाई, तो 4 पाई द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द होल सरफेस ऑफ द स्फेयर एट द सेंटर ऑफ स्फेयर, ठीक है। तो ये है आपकी सप्लीमेंट्री और फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब मैं आपको एक और बात बता दूं यहाँ पर, जो कि हम आगे अच्छे से समझ लेंगे। जो भी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने देखी, ठीक है, इन सब का डायमेंशन होता है। डायमेंशन का मतलब क्या है, आगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये जो हमने सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज ली हैं, एंगल और जो एंगल है आपका, प्लेन एंगल की बात हम करें, तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, सॉलिड एंगल भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो आगे हम समझेंगे कि डायमेंशन और डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या होती है। कोई भी कांस्टेंट होगा, कोई भी कांस्टेंट है, सॉरी कोई भी कांस्टेंट नहीं बोल सकते, सॉरी, कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कांस्टेंट होते हैं, जैसे 4 पाई हो गया, यहाँ पर 4 पाई है, ठीक है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, ठीक है। एक नंबर हो गया 2, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है। अच्छा, अब हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें, जो कि हमें 2 प्लैनेट्स या 2 हेवनली बॉडीज़ के बीच का फोर्स बताता है, जो कि क्या है? F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ पर G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट तो है, बट वो डायमेंशन लेस नहीं है, उसका कुछ डायमेंशन होगा। अब ये सारी बातें क्या हैं, आगे बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखी हैं, अब कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी देख लेते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़, फोर्स, मैंने आपको बताया कि जब आप मास और एक्सेलरेशन का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो आपको क्या मिलता है? फोर्स मिलता है, ठीक है। तो क्या हो गया, इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। वर्क, एनर्जी, वर्क ऑन एनर्जी के लिए जो यूनिट है वो
जूल है, इसका सिंबल जे। पावर के लिए यूनिट है वॉट, ठीक है, इसका सिंबल है डब्ल्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए यूनिट है वोल्ट, ठीक है, सिंबल है वी। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को हम मेजर करते हैं फेराड में, ठीक है, इसकी जो इसकी यूनिट है वो है फेराड, उसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं इस यूनिट को। मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर में, मतलब इसका जो यूनिट है वो वेबर है, जिसको हम डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और देर आर लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ एक लिस्ट दी है आपको, ठीक है, बहुत ही छोटी सी लिस्ट दी है। चलिए, अब एक बात मैं आपको यहाँ पर ध्यान दिला दूँ, जब भी कन्वर्जन्स करेंगे फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, तो आपको एक टर्म दिखेगी वहाँ पर, एब्सोल्यूट यूनिट, ठीक है, एब्सोल्यूट यूनिट। ये जो भी आप यूनिट्स देख रहे हो ना, ये इनकी एब्सोल्यूट यूनिट्स है। लेकिन अगर मैं 1 न्यूटन को लिख दूं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, अगर मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है, तो हम इसको नहीं कहेंगे कि ये क्या है, इसकी एब्सोल्यूट यूनिट है। 1 न्यूटन इज इट्स एब्सोल्यूट यूनिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कन्वर्जन में कि हम एब्सोल्यूट यूनिट लिखें। क्यों, ये भी आगे क्लियर होगा जब हम कन्वर्जन्स के प्रॉब्लम करेंगे। बट अभी हम एक बेस तैयार कर रहे हैं ताकि आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना आए, किसी भी तरह का डाउट ना रहे। डाउट होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं कि ये जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला, ये कोहेरेंट सिस्टम है, ठीक है। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब क्या है कि जितनी भी डेराइव्ड यूनिट्स होती हैं वो सिंपली आप फंडामेंटल यूनिट्स के एज अ प्रोडक्ट ले सकते हो या डिवीजन ले सकते हो। जैसे वेलोसिटी की यूनिट क्या है, वेलोसिटी की यूनिट सिंपली आप अगर मीटर को सेकंड से डिवाइड कर दो तो आपको इसकी यूनिट मिल जाएगी। कितना सिंपल है, ठीक है। बट ये जो एफपीएस सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें आपको कोई ना कोई कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ जाती है इसमें, ठीक है, तो इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया, बहुत ही कॉम्प्लेक्स था वो, ठीक है। फिर उसके बाद वेलोसिटी, नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सिंपली जब आप मीटर को सेकंड स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास ये आ गया। फिर अगर आपसे बोला जाए वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू में मीटर को मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी जो यूनिट होएगी वर्क की वो क्या आएगी, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। क्या ये वर्क की एब्सोल्यूट यूनिट है? सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो। नहीं है, इसकी जो एब्सोल्यूट यूनिट है वो क्या होगी, जूल होगी। हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूनिट और एब्सोल्यूट यूनिट में थोड़ा सा फर्क समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट सिस्टम है रेशनल। ये रेशनल सिस्टम है, ठीक है, मतलब कि अगर एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके लिए एक ही यूनिट है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ से समझा दूँ जरा। वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। किसी भी तरह की एनर्जी है, किसी भी तरह की एनर्जी है तो उसके लिए हम जूल ही यूज़ करेंगे। वो उसका नेचर इलेक्ट्रिक हो या थर्मोडायनेमिकल नेचर हो, ठीक है, एनर्जी थर्मोडायनेमिक कोई एनर्जी है वो हो या मैकेनिकल एनर्जी हो, किसी भी तरह की एनर्जी हो तो उसके लिए हम जूल का ही इस्तेमाल करते हैं। बट एफपीएस सिस्टम जो था उसमें हीट एनर्जी के लिए कैलोरी यूज़ किया जाता था और इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए वाटर यूज़ किया जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी के लिए मुझे याद नहीं आ रहा, मैकेनिकल एनर्जी के लिए शायद जूल यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो आपने देखा कि जितनी भी अलग अलग टाइप की एनर्जीज थी ब्रिटिश सिस्टम में या एफपीएस सिस्टम में, उसके लिए अलग अलग यूनिट्स थी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये रेशनल सिस्टम है, इसमें सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए, देखो ये सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ बोला मतलब जितनी भी तरह की एनर्जीज़ हैं, मैंने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है, इन सब के लिए किसका यूज़ किया जा रहा है,
जूल का ही यूज़ किया जा रहा है एज अ यूनिट। ठीक है, क्लियर है। और FPS में आपने देखा कि अलग अलग यूज़ किया, तो FPS बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था। अच्छा, फिर एब्सोल्यूट सिस्टम है। अब एब्सोल्यूट सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब भी आप एब्सोल्यूट सिस्टम का मतलब कि वहाँ पर कोई भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। कोई भी यूनिट आप ले रहे हो तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं, सॉरी, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का रोल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अभी ना समझ में आए तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन एग्जाम्पल आता है, मेन इंपॉर्टेंस आती है मेट्रिक सिस्टम। ये एक मेट्रिक सिस्टम है। क्या मतलब है कि द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स आर एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10। क्या मतलब है इसका? किसी भी यूनिट का मल्टीपल क्या होता है? सपोज करिए कि आपने ऐसा यूनिट लिया 1 मीटर, ठीक है। अब आप इसका मल्टीपल निकालना चाहते हैं, ठीक है। मल्टीपल क्या होगा इसका? 1 किलोमीटर। आपने क्या किया, इस फंडामेंटल यूनिट का एक लार्जर फॉर्म बनाया, ठीक है। और सिंपली 1 किलोमीटर आपने क्या किया, 10⁻³ इंटू में मीटर। तो यही कहा गया है कि द मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स आर एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10। क्या कहा गया? पावर ऑफ 10। यहाँ पर हमने 1 मीटर को सिंपली, अगर हम इससे बड़ी यूनिट चाहिए तो 10 की पावर, मतलब 10 की कोई भी पावर आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इससे आप इसको बड़ा बना सकते हो और चाहो तो इसका स्मॉलर फॉर्म भी ला सकते हो। स्मॉलर फॉर्म कैसे लाएंगे? स्मॉलर फॉर्म के लिए सपोज करो 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻² मीटर। क्लियर है? ठीक है भाई, इसको हम मल्टीपल कहते हैं, इसको हम सब मल्टीपल कहते हैं। 1 मीटर का 1 सेंटीमीटर सब मल्टीपल है, 1 किलोमीटर मल्टीपल है, ठीक है। और यहाँ पर 1 किलोमीटर सिंपली हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर, और 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने टॉपिक समझा, हमने एक ग्राउंड तैयार कर लिया है जिस पर हमें खेलना है। और नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी और नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे डायमेंशंस क्या होते हैं, फिर हम वहाँ पर डायमेंशंस का जो खेल है वो शुरू करेंगे।